हेलो, गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। नमस्कार आप सभी को। आज नमस्कार बेटा, नमस्कार। देखिए बेटा, हमने जो कल स्टार्ट किया था, रिवीजन कैसे करें समझ नहीं आता सर। रजिस्टर से रिवाइज करना बेटा, जो आप कॉपी करते हो ना उससे रिवाइज कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा, हम जो कर रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यस नो क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हमने दो समझे थे। अच्छा, दोनों में क्या था ध्यान से सुनिएगा बच्चे। मैंने बोला जब आप यस नो क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, हाँ या ना क्वेश्चंस की बात आप करते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है छोटू, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आती है और बाकी चीजें बाद में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यस नो क्वेश्चंस के बाद हमारे पास आ गया बेटा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यहां से हमें सिलेबस अपना आगे चलाना था। और मैं फटाक से एक बार रिवाइज करूं तो मेरे बच्चे टाइप्स ऑफ सेंटेंस चालू किया। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, पहला अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों कहां से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं। तो वहां सब्जेक्टिव केस आ गए, उसके बाद वर्ब आती है और आगे की चीजें आ जाती हैं। दूसरा अगर हम देखें बेटा, फिर हमने क्या उनसा किया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला इंटेरोगेटिव जिसमें आप यस नो क्वेश्चंस देखते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस देखते हैं, उसको बोलते हैं बेटा पहला इंटेरोगेटिव, जिसमें आप हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, आगे की बातें देखते हैं। फिर दूसरे में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये क्या होते हैं सर, इनको मैंने बोला था बेटा क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस होते हैं। क्या होता है इनमें, ध्यान से सुनिए। आपको अब कॉपी करना बेटा साथ साथ। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन वर्ड नजर आता है, प्लस फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आती है, साथ साथ कॉपी करना है बेटा। फिर आपको सब्जेक्ट नजर आता है, उसके बाद आपको मेन वर्ब नजर आती है, और उसके बाद बाकी की चीजें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ जाता है, ठीक है। वेरी गुड। दूसरा बेटे, जो ये क्वेश्चन वर्ड यहां पर नजर आ रहा है, हाँ, अगर मैं इसको हटा दूं, देखो, अगर मैं इसको हटा दूं, पुत्र दोनों का फॉर्मेट सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब सेम तो है। बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड हो रहा जाता है, बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड हो रहा जाता है, इतना ही तो फर्क पड़ा है ना। इतना ही तो फर्क पड़ा और कोई फर्क नहीं पड़ा। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन वर्ड उससे पहले बस आ गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड क्या क्या हो सकता है बेटा, जैसे आपने किसी से पूछना है, ठीक है, जैसे ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैंने बोला आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हो। आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हो, ठीक है। दूसरा ध्यान से सुनना, इसमें मैंने बोला वाई आर यू गोइंग देयर, क्यों जा रहे हो आप वहां, कब जा रहे हो आप वहां, किसके साथ जा रहे हो, आप क्या क्या लेकर जा रहे हो आप वहां। समझ रहे हो क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन पूछने के लिए। तो जैसे कैसे जा रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ठीक। आपने यार अपने बोला सर ये तो बहुत आसान है, हाउ, वेयर, हाँ, कब जा रहे हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हाउ मैनी के बाद आप क्या लगाओगे, काउंटेबल नाउन। सी एन का मतलब क्या है, गिनती वाले नाउन बेटा, जिनकी गिनती हो सकती है। हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट, कितनी किताबें खरीदी है तूने। अच्छा बच्चे, अगर कोई क्वांटिटी वाली बात होगी तो आप क्या लगाओगे, हाउ मच।
हाउ मच के बाद क्या आ जाएगी बेटा? अनकाउंटेबल नाउन, जिनकी गिनती नहीं होती, जैसे हाउ मच मनी, ठीक है, हाउ मच गोल्ड, इस तरीके से आप ये लगाते हो। सो बेटा ये क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। हाँ, तो इतने सारे क्वेश्चन वर्ड है, आप किसी को बना लो। व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क, व्हेन आर यू गोइंग देयर, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेरी गुड। तो ये एकदम आपका क्या हो गया बेटा? बेसिक। मैं चाह रहा हूं बिल्कुल आप जीरो से चीजों को देखते हुए चलो। तो ये भी बहुत आसान पड़ा। आपने बोला सर बिल्कुल सिंपल काम हो गया। तो बेटा इसमें आप ये देख पाओगे कि सब्जेक्ट तो यहां है बेटा, सब्जेक्ट तो यहां। चलो अब सबके एक बार एग्जांपल दूं, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं वेयर, ठीक है, वेयर आर दे, या वेयर इज दे, या देन, ठीक है, गोइंग, वे कहां जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं वे? बताओ। वेयर आर या इज दे और देम गोइंग, तो आप क्या बोलोगे? सर वेयर है जगह का नाम, जगह है। हाँ, तो ये मेन सब्जेक्ट तो यही होगा। आपने तो बताया ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ये तो क्वेश्चन वर्ड है बेटा, इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। वर्ब आती है मेरे बच्चे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। अब सब्जेक्ट कौन है? दे, तो ये तो नहीं होगा। इससे पहले वर्ब क्या आएगी? दे के साथ क्या आता है? आर, तो इस कट गया। तो वेयर आर दे गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, इस बात को याद रखिएगा। चलो आगे देखो, वाई इज या आर, ही या हिम डूइंग दिस वर्क। बेटा इसका मीनिंग क्या हुआ? वो इस काम को क्यों कर रहा है? वो इस काम को क्यों कर रहा है? बताओ, वो इस काम को क्यों कर रहा है? तो फिर से कहानी वही, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ बेटा। क्वेश्चन वर्ड का छोटू, क्वेश्चन वर्ड का वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता। तो लेना देना किसका होगा बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो क्या आया बेटा? इज, क्या कट गया? आर, और क्या कट गया? हिम। तो सेंटेंस क्या बना? वाई इज ही डूइंग दिस वर्क। हाँ बेटा, मनी इनकाउंटेबल नाउन होता है, पैसा, रुपए गिनते हैं, नोट गिनते हैं, मनी नहीं गिनते बेटा। तो वाई इज ही डूइंग दिस वर्क, वो इस काम को क्यों कर रहा है? तो इज आ गया वहां पर। तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना, वो भी बेटा साथ साथ आपका तैयार होने लग रहा है, कि आपको वो भी चीजें समझ में आए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है, किस तरीके से वो चीजें चलती हैं, वो चीजें भी आपके दिमाग में रहेंगी बच्चे। ठीक है, चलो भाई छुटको मियाँ आगे देखते हैं। यहां तक हो गया, बड़ा आसान काम हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, बड़ा आसान काम हो गया। ठीक है, सो कई बार जो बच्चा ये रटता है बेटा कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऐसे रट के नहीं। आप सेंटेंस के टाइप को समझिए और तब देखिए ये क्या होता है और क्या नहीं होता है। चलिए अब आगे देखिएगा, जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। अब अगला टाइप का कौन सा सेंटेंस होता है? इसको हम कहते हैं बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। सर ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये भी आपके बहुत काम आएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कितने टाइप पढ़े हैं? हमारे प्रोनाउन से जो रिलेट करेंगे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस से, वो तीन टाइप के सेंटेंस रिलेट करेंगे। एक तो असर्टिव जो अफर्मेटिव नेगेटिव पढ़ा बेटा, इंटेरोगेटिव, और अगला क्या हो गया? इंपेरेटिव। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये सेंटेंसेस होते हैं बेटा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, या नेगेटिव हुआ तो ये डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आगे बातचीत। ठीक है, आप बोलते हैं ना डू दिस वर्क, क्लीन दिस रूम,
ठीक है, आपने एक सेंटेंस ऐसा लिखा, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करो, क्लीन दिस रूम। आइए बेटा, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में क्या होता है पुत्र, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में आपको यह देखना होता है, आपको यह देखना होता है कि सेंटेंस किसने बोला होगा। आप बोलोगे सर ये कैसा सेंटेंस है, सब्जेक्ट ही गायब है बेटा, ऐसा नहीं लग रहा, सब्जेक्ट ही गायब है, क्लीन दिस रूम। तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें हिडन होता है। कैसे पता करेंगे, अब आप याद करो वो वाली बात जो मैंने पहले बताई थी, 2-3 दिन क्लास से पहले बताई थी बेटा आपको। 2-3 दिन पहले मैंने क्लास में आपको कहा था कि बच्चे किसी भी बात को कौन बोलता है, किसी भी बात को कौन बोलता है, ठीक है। आप खुद से सोचो बेटा, किसी भी बात को कौन बोलता है। आपने बोला सर स्पीकर, स्पीकर कौन होता है बेटा, सर आई होता है। वेरी गुड। इसका मतलब जो इस स्टेटमेंट का, जो इस सेंटेंसेस का स्पीकर होता होगा वो कौन होता होगा बेटा, आई होता होगा, है ना। इसका मतलब इस बात को कौन बोल रहा है, आई बोल रहा है। ये हुई ना कमाल। क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करो, इस रूम को साफ करो, आई बोल रहा है, ठीक है। अच्छा आई किसको बोल रहा है, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करो, आई किसको बोल रहा है। आपने बोला सर यू को बोल रहा है, क्यों, क्योंकि बेटा लिसनर यू होता है। आ जाओ छुटको। सो बेटा एक बात बताइए, जो लिसनर यहां पर आप यू कहने लग रहे हैं, तो ये आई यू को ही कमांड कर रहा होगा, ऑर्डर दे रहा होगा। एक बात बताओ, किसी से रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो, क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ करो, ऑर्डर दे रहे हो। अगर मैं कह दूं प्लीज क्लीन दिस रूम, रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। आपने बोला प्लीज क्लीन दिस रूम, रिक्वेस्ट आ गया। इसका मतलब ये इसमें हिडन सेंस क्या आई, सर आई ने यू को ऑर्डर दिया, सर आई ने यू को ऑर्डर दिया। इसका मतलब बेटा अगर आई ने यू को ऑर्डर दिया तो इस काम को करेगा कौन, यू करेगा। तो इसका सब्जेक्ट कौन है, यू है सर। तो बेटा इस सेंटेंस की हिडन चीजें आपको समझ आ रही है कि उसका स्पीकर आई होगा, उसका जो लिसनर है वो यू होगा। तो आज से आप अपने आप बताओगे, तो वो चीजें इसमें क्या होती हैं, ये चीजें हिडन होती हैं बेटा। तो अगर मैं ये बोल दूंगा एरो लगा के, तो इसका हिडन सब्जेक्ट कौन है बेटा। अगर मैं ये बोल दूं या ऐसे लिख दो यहां पर तरीके से कि ये जो क्लीन है मेरे बच्चे, इसका हिडन सब्जेक्ट कौन है, इसका हिडन सब्जेक्ट कौन है, कौन करेगा सफाई, आई थोड़ी ना करेगा बेटा, यू करेगा। आई को खुद करनी होती तो बोलता आई विल क्लीन दिस रूम। आई अगर खुद साफ करता तो बोलता आई विल क्लीन दिस रूम। लेकिन हमने यहां को बोला कौन करेगा, हमने यहां पर बोला बेटा आई नहीं करेगा, यू करेगा। आई ने यू को कहा है क्लीन दिस रूम, इस रूम को साफ कर दो। तो आई ने किसको कहा है, यू को कहा है इस रूम को साफ कर दो, खुद तो नहीं कहा है। वेरी गुड। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठा के चलना है। तो इसमें हिडन होती है बातें। तो इसीलिए ये कहना बेटा कि सब्जेक्ट हर 100% किसी ना किसी सेंटेंस में होगा, लेकिन इंपेरेटिव में तो हिडन होगा, होगा लेकिन हिडन होगा। तो इसका हिडन सब्जेक्ट यू हुआ। अब वही चीज आप जरा सोचिएगा, एक और प्यारी सी चीज आपको सिखाता हूं। तो एक एग्जांपल ये हुआ बेटा, देखो एक और प्यारी सी चीज आप यहां लिखोगे। वो प्यारी सी चीज ये है, आपको पता है एक सेंटेंस, हाँ, खाली एक वर्ब का भी हो सकता है बेटा। खाली एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो और कुछ मत लिखो, खाली लिख दो गो, जाओ। क्या मीनिंग हो जाएगा, जाओ। तो इसका जो गो है, इसका भी हिडन सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा बेटा। हिडन सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। हम यू को आदेश दे रहे हैं। सो अगर कभी कभी आपका मन करे कि एक ऐसा सेंटेंस जो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक वर्ब का बन सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब एक सबसे छोटा सेंटेंस हो सकता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल दो। जैसे मैंने आपको बोला स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, और मैंने बोला रन, दौड़ो, रन, दौड़ो, बस अपना एक सेंटेंस हो गया बेटे। आई ने बोला होगा, यू को बोला होगा, तो दौड़ेगा कौन, यू दौड़ेगा, जाएगा कौन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर है, समझ आए बेटा। तो आप वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा और वो अपने आप में सेंटेंस बन जाएगा बेटा, और वो अपने आप में सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे जरा सोचिएगा, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आगे की जानकारी को बेटा साथ साथ चलाने की हम कोशिश करते हैं। अब ये उससे रिलेट करें बेटा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। चलो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेट कर देते हैं। मैंने बोल दिया हेल्प, ठीक है, हेल्प ही या हेल्प हिम, हेल्प ही या हेल्प हिम, बताइए उसकी मदद कर दो, क्या बोलूंगा बेटा, हेल्प ही या हेल्प हिम।
हेल्प ही या हेल्प हिम। आप बोलोगे सर हेल्प वर्ब हुआ, मदद कौन करेगा, यू, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, यू। अच्छा यू मदद किसकी करेगा, सर जिसकी मदद करेगा वो तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो आप क्या बोलोगे बेटा, हेल्प हिम। तो अब आपको रटना नहीं पड़ा, चीजें आपको टेक्निकल समझ आ गई कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे देते हैं। अब आगे की कहानी देखते हैं बेटा। अगर मैं ये कहता हूं अलाउ, ठीक है, अलाउ हर या शी, अलाउ हर या शी, ठीक है, अलाउ हर या शी टू डू दिस वर्क, अलाउ हर या शी टू डू दिस वर्क। भाई अलाउ कर दो हर को वो काम करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे बताओ, आप क्या बोलोगे, अलाउ हर या शी टू डू दिस वर्क, हर को या शी को अलाउ कर दो ये काम करने के लिए, आप क्या बोलोगे बेटा, आप क्या बोलोगे। आप बोलोगे अलाउ कौन करेगा, यू करेगा, आई अलाउ नहीं करेगा बेटा, आई को करना होता तो खुद कह देता, उसने कहा है आपको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं अलाउ हर, उसको अलाउ कर दो वो ये काम करने के लिए, तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं यू को अलाउ करने के लिए, तो अलाउ कर कौन करेगा, यू करेगा, सब्जेक्ट कौन है, यू, यू अलाउ करेगा बेटा। ठीक है, तो यू अलाउ हर टू डू दिस वर्क, वेरी गुड। बेटा एक बात बताइएगा, जैसे ही मैंने यहां पर लिखा लेट, लेट हर या शी, लेट हर या शी क्लीन दिस रूम, उसको ये रूम साफ करने दो, उसको ये रूम साफ करने दो, तो क्या बोलोगे बेटा, लेट हर क्लीन दिस रूम या लेट शी क्लीन दिस रूम, उसको ये रूम साफ करने दो, क्या बोलोगे आप, लेट हर क्लीन दिस रूम या लेट शी। अब एक बात बताओ, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको लेट का मतलब नहीं पता, बेटा लेट का अलाउ करने का ही मीनिंग होता है, अलाउ करने का ही मीनिंग देता है लेट, अभी बताऊंगा अभी अलग से। तो लेट क्या होता है बेटा, लेट हर, है ना, क्यों, क्योंकि कौन अलाउ करना ही होता है बेटा, लेट का मीनिंग अलाउ करना ही होता है। अच्छा लेट यानी कि अलाउ कौन करेगा, यू करेगा, किसको करेगा, हर को करेगा, तो लेट हर क्लीन दिस रूम या अलाउ हर टू क्लीन दिस रूम। तो इस तरीके से आप इसको जानकारी में रखोगे, वेरी गुड। ठीक है बच्चे, चलिए अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा इस वर्ब को सेपरेट समझाऊं, तो अगली स्क्रीन पे, या उसको ऊपर उठा दो बेटा, ऊपर उठा दो, अब तो आसान हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस तो बहुत आसान हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट ही आएगा बेटा उस वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट ही आएगा वर्ब के बाद, लेकिन इसको मैं ऊपर उठा देता हूं और आपको कुछ प्यारी प्यारी बातें और भी समझा देता हूं। क्या प्यारी बात समझानी है, मुझे समझानी है यूज ऑफ लेट। क्यों, क्योंकि इस लेट वर्ब का कई बार बेटा मीनिंग बदलता है और ये आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, ये आपको परेशान कर सकती है। ठीक है, कैसे परेशान कर सकती है, चलो जरा इस बात को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बेटा, लेट का जो मीनिंग देता है वो सेंस किसके मीनिंग में देती है, अलाउ। ठीक है, अलाउ कर देना, परमिशन दे देना, आज्ञा दे देना, है ना, उसका मीनिंग आता है। सबसे पहले इसका मीनिंग ये निकलता है बेटा, सबसे पहले इसका मीनिंग ये निकलता है। और आप इसको कैसे यूज करते हो, कैसे भी यूज करो, जैसे मैंने ये बोल दिया बेटा, एक एग्जाम्पल और लिख लो, लेट दे या लेट देम प्ले क्रिकेट, उनको क्रिकेट खेलने दो, तो लेट दे या देम प्ले क्रिकेट, उनको क्रिकेट खेलने दो, तो लेट दे प्ले क्रिकेट या लेट देम प्ले क्रिकेट। तो आपने बोला सर लेट अगर वर्ब है तो दे तो नहीं, देम, क्योंकि कौन अलाउ करेगा, यू अलाउ करेगा, किसको करेगा बेटा, देम को करेगा। चलिए, बट कई बार हमारी बचपन से एक मेंटेलिटी ये बनी हुई है, हम ये सोचते, ठीक है मेरे को सच में डरा दिया तुमने हाँ बेटा, बस अभी डायलॉग एक बार पूरा करता हूं मैं, एक सेकंड रुकिएगा। बेटा ये हमारे शैतान, ठीक है, साथी हैं सारे चलो आ जी, देखो वापस आते हैं बेटा। तो हमने क्या बोला, लेट देम प्ले क्रिकेट, तो लेट देम प्ले क्रिकेट में क्या आ गया बेटा, तो लेट वर्ब हुआ, देम वहां पर क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं डायलॉग ये कह रहा था बेटा, बचपन से हम ये सोचते हैं, ठीक है, बचपन से हम ये सोचते हैं, हाँ क्या, कि हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे लेट से ही सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमेशा, है ना बेटा, बचपन से हम ये सोचते हैं सारे सेंटेंस ऐसे पढ़े जैसे लेट से चालू होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये भी तो इंपेरेटिव सेंटेंस है बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गए हैं।
अगर मेरे पुत्र मैंने अभी अभी ऊपर एक सेंटेंस लिखा था अलाउ, क्या हमेशा सेंटेंस अलाउ से चालू होता है? अरे किसी से भी चालू करो। क्या हमेशा सेंटेंस हेल्प से चालू होता है? किसी से भी चालू करो। तो वो भी अपना आज एक बार भ्रम तोड़ लेना बेटा जी, जरूरी नहीं है हर सेंटेंस लेट से चालू होता है, आप बाकी भी उसमें चीजें यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, ठीक है, आइए अब आप ही बताओगे, ही या हिम विल लेट शी या हर प्ले हॉकी। आ जाओ भाई, हॉकी खेलने देगा वो उसको, तो वो उसको हॉकी खेलने देगा। अब आप बताओ बेटा इसका आंसर, आप बताओ, ही या हिम आएगा, विल लेट हर या शी प्ले हॉकी, क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? मनी का मनीज प्लूरल नहीं होता बेटा, अलग नाउन होता है वो। नाउन टॉपिक का इंतजार करता हूं, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे बच्चे। क्या होता है? वेरी गुड, करेक्ट बेटा, ही आएगा। अब इसका यूज सब्जेक्ट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो इंपेरेटिव सेंटेंस ही नहीं रहा सर, अब तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। और नॉर्मल तो आपने हमें पढ़ा रखा है सर, ही विल लेट हर प्ले हॉकी, ही विल लेट हर प्ले हॉकी, वो उसको हॉकी खेलने देगा। बहुत आसान काम हो गया। अरे भाई ये तो आसान छे, ठीक है। हाँ, लेकिन बेटा क्या होता है, क्या होता है कि आप देखो इसमें भी लेट का अलाउ मीनिंग आ रहा है, इसमें भी लेट का अलाउ मीनिंग आ रहा है, हर जगह मेरे बच्चे अलाउ ही मीनिंग आता है लेट का। लेकिन छोटे बच्चे, कई बार क्या होता है मेरे बच्चे कि लेट के बाद जब आप अस यूज कर लेते हैं, लेट के बाद जब आप अस यूज कर लेते हैं, तो बेटा जी ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने आप में जो लेट है वो अलाउ का मीनिंग ना दे। कैसे सर? एग्जाम्पल से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। आ जाओ बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोल दूं लेट अस या लेट वी प्ले क्रिकेट, अगर मैं सेंटेंस ये बोल दूं तो बेटा जी समझो इशारे, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल और अपने बच्चों को मैं साथ साथ कराऊंगा, ये वाला, लेट यू एंड मी या लेट यू एंड आई प्ले क्रिकेट। ये दो एग्जाम्पल समझ लो मेरे बच्चे, आपको अपने आप लेट का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, सबसे पहले इसको पकड़ो बेटा, लेट यू एंड मी या आई, क्या आएगा? क्या आएगा? लेट यू एंड आई या लेट यू एंड मी, क्या आएगा मेरे बच्चे? चलो, ऊपर का तो आपने करेक्ट आंसर किया बेटा, अस आ गया। नीचे क्या आएगा? यू एंड मी या यू एंड आई? अरे क्या बात है भाई साहब, कमाल कर दिया, एकदम सबका करेक्ट आंसर है बेटा। लेट, ये ऑब्जेक्ट ही तो है यू भी, हाँ, और एंड कंजंक्शन होता है, और कल की क्लास में बताया था बेटा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, सब्जेक्ट कहां आएगा वहां। लेकिन इसका स्पीकर कौन है? इसका स्पीकर आई है, हाँ। इसका लिसनर कौन है? लिसनर यू है, हाँ। अब तुम यू को कुछ काम करने को नहीं कह रहे, यहां तो बेटा तुम क्या कर रहे थे, इंपेरेटिव सेंटेंस में यू को कुछ काम करने को कह रहे थे। गो देयर, क्लीन दिस रूम, ईट दिस एप्पल, वॉश दिस कार, इस कार को धो दे, कमरा साफ कर दे, वहां चला जा, ये काम कर दे, इस कुर्सी को पेंट कर दे। तो अब यू को काम बता रहे थे, अब तुमने पता है क्या किया, यू को भी लपेट लिया तुमने, अब यू को भी लपेट लिया, कहता तू भी आ जा। इसका मतलब अब वो अलग नहीं रहा, अब तुम ऐसा काम करना चाहते हो, तुम ऐसा काम करना चाहते हो जिसमें यू और मी दोनों इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब तुम ऐसा काम करना चाहते हो बेटा जिसमें स्पीकर, हाँ, प्लस लिसनर दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं मेरे बच्चे, दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं। अब तक तो तुम यू को बोल रहे थे, गो देयर, डू दिस वर्क, क्लीन दिस रूम। तो यहां तक आपने क्या देखा था कि हिडन सब्जेक्ट यू होता है, हिडन सब्जेक्ट यू होता है, ऊपर यही तो देखा था बेटा। देखो ऊपर आ जाओ, वापस आओ, चलो चलो, देखो बेटा, हेल्प हिम, उसकी मदद कर दो, तो यू मदद करने जाएगा, गो यू जाएगा। अब क्लीन दिस रूम, यू करेगा कमरा साफ, अलाउ हर, यू करेगा, लेट हर, यू करेगा। तो सबसे बेटा, सबसे कौन काम कर रहा था? यू कर रहा था। लेकिन पुत्र जी यहां पर क्या हुआ, जब आपने लेट यू एंड मी बोला, यू एंड मी मतलब तुम भी और मैं भी, तो अब तो दोनों ही उसके सब्जेक्ट हो गए, अब तो दोनों ही सब्जेक्ट हो गए प्ले खेलने के। क्रिकेट कौन क्रिकेट खेलेगा बेटा, बताओ, क्रिकेट कौन खेलेगा?
कौन खेलेगा क्रिकेट? अगर मैं ये बोल दूं बेटा लेट हर प्ले, ये लिखा तो था लेट देम प्ले क्रिकेट, एक बात बताओ, इसका मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं उनको क्रिकेट खेलने दो, तो ना तुम क्रिकेट खेलने जा रहे हो ना मैं उनको क्रिकेट खेलने दो, तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं उनको क्रिकेट खेलने दो, अपना बैट उन्हें दे दो, तो ये आपको ऑर्डर हुआ। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर क्या है, दोनों के दोनों खेलेंगे, अब तो दोनों को दोनों खेलेंगे, तो अब लेट ने अपना मीनिंग बदल दिया। मेरे कहने का मीनिंग तो आ गया बेटा, लेकिन इसका मीनिंग भी तो निकालना सीखो, अब तो दोनों खेलेंगे। अब दोनों खेलेंगे तो मैं ये बोलूं मुझे और तुम्हें क्रिकेट खेलने दो है बेटा, इसमें अलाउ मीनिंग निकाल के देखो कितना गंदा लगेगा। देखो उनको क्रिकेट खेलने दो, ठीक है, तुम्हें और मुझे क्रिकेट खेलने दो है, ये तो ऐसी बात नहीं होगी मैं खुद ही को बोल रहा हूं, हाँ खुद ही को कुछ करने को बोल रहा हूं। जयदीप एक काम कर, हाँ पानी पी ले, ठीक है, मैंने पानी उठाया, पी लिया, पी लिया जयदीप, हाँ ठीक है, ये तो ऐसी बात हो गई। तुम्हें और मुझे क्रिकेट खेलने दो है, तुम्हें और मुझे क्रिकेट खेलने दो, इसीलिए इसका मीनिंग हो जाता है बेटा, यहां बदल जाता है। क्या मीनिंग हो जाता है? आप और मैं क्रिकेट खेलते हैं, आओ आप और मैं क्रिकेट खेलते हैं, बनाना, आओ आप और मैं क्रिकेट खेलते हैं, आओ आओ आओ, तो ये चीज है जैसे ना होता है लेट्स स्टार्ट द क्लास, आओ, इसलिए बेटा इसका मीनिंग। और मेरे बच्चे लेट के बाद जब यू एंड मी आ जाए तो बेटा स्पीकर और लिसनर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो मेरे बच्चे इस केस में, हां, और इस केस में स्पीकर और लिसनर जमा हो जाता है, इसीलिए आओ आओ, वेरी गुड, आओ, है ना, आओ मैं और आप क्रिकेट खेलते हैं, लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ हम क्रिकेट खेले, आओ हम क्रिकेट खेले, आओ हम क्रिकेट खेले। तो यू एंड मी को मैं हम भी तो बोल सकता हूं, यू एंड मी, आप और मैं मेहनत करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए क्या होता है बेटा, ये आओ का मीनिंग जो होता है इंग्लिश में वो होता है दूसरे को आप सजेस्ट कर रहे हो, चलना यार क्रिकेट खेलते हैं ना यार, दूसरे को प्रपोज कर रहे हो, ठीक है जी। तो चलती है क्या नो से पारा टन टना टन 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 टारा, तो लड़की ने पूछा बताइए इंग्लिश में बता, उसने बोला लेट से बनेगा, ठीक है जी। तो इसका मीनिंग, तो लेट के कितने मीनिंग होते हैं बेटा, दो, एक तो ये वाला और एक अलाव वाला, ठीक है, दोनों याद रहेंगे बेटा आपको। अरे बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, तो बहुत अच्छे, एक ही बार में समझ आ गया, बहुत बढ़िया। डन है जी, पक्का, आ जाओ बेटा, फिर अब आगे की हम बातचीत करते हैं। ओ बेटा, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो लेट हमारा हो गया, तो बेटा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। फाइनली मेरे बच्चे हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, जो हमने कल किया था वो था पुत्र सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस करना था, फिर हमें आगे की पढ़ाई करनी थी, तो बेटा हमारा ये तो खत्म हो गया। हाउ टू यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, हमने ये करना था, हेडिंग हमारी क्या थी, हाउ टू यूज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस। जब हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को यूज करना सीखा तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि सर इस वर्ब कॉन्सेप्ट में, इस वर्ब कॉन्सेप्ट में, ठीक है, बहुत आसानी से हमें सारी चीजें समझ आती। वर्ब कॉन्सेप्ट में ही मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बेटा अभी दो टाइप के और रहते हैं सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, वो प्रोनाउन में आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपने बच्चे को उनमें नरेशन में ही मैं बता के चलूंगा। तो अभी हम क्या करेंगे छोटू, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका चालू करेंगे। तो वर्ब कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया बेटा, तो बाकी के सारे पेजेस मैं कर देता हूं डिलीट छोटू। चलो जी, तो हमने प्रोनाउन चालू किया था बेटा,
ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन चालू किया था, कहाँ गया जी, ये रहा। तो एक पेज इसको जिंदा रख लेते हैं और किसको जिंदा रखें, वर्ब कॉन्सेप्ट, बस ये दो पेज हमें जिंदा चाहिए, बाकी हम डिलीट कर देते हैं, हमारे किसी काम के नहीं। कि हमने क्या चालू किया था बेटा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन चालू किया था। कौन सा प्रोनाउन चालू किया था, पर्सनल प्रोनाउन चालू किया था। पर्सनल प्रोनाउन बट गया था, हाँ, तो सबसे पहले हमने क्या यूज किया, अरे वो सिलेबस वाला भी तो रोकना है यार, वो पेज भी डिलीट हो गया, रुको वापस लाता हूं मैं उसे। आ जा आई बहार, भाग गया क्या, आ गया। एक सिलेबस वाला भी रोकना है ना हमें, जिसमें मैंने नहीं कराया था कि ये कराऊंगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको वो। एक हमें मांगता है ये पेज और ये पेज, हाँ बाकी उड़ा देते हैं। देखो बेटा, अब आपको समझ आएगा। हमने चालू किया बेटा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हमने पर्सनल प्रोनाउन चालू किया पुत्र। पर्सनल प्रोनाउन में हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस चालू किया था, बाद में ये पढ़ना था। लेकिन बेटा हमने जब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव चालू किया केस, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट कौन सा किया, वर्ब कॉन्सेप्ट सबसे पहले किया। तो जब हमने वर्ब कॉन्सेप्ट किया तो हमें ये बहुत अच्छा समझ आया, ठीक है। वर्ब कॉन्सेप्ट में ही हमने क्या किया बेटा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े। अब अगला आप कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या लिखोगे बेटा, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। अब आपकी हेडिंग ये चली जाएगी, क्या चली जाएगी बेटा, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट, ठीक है, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। डन, चलो अब लिखो, डन है जी, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये आ गया वर्ब कॉन्सेप्ट के बाद। तो एक कॉन्सेप्ट क्या हुआ बेटा, वर्ब कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट। तो अब हम प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट की बात करें। प्रेपोजिशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, चलो बेटा जी अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। बेटा जो ये प्रेपोजिशन होती है, ये अपने आप में बेटा रिलेटिंग वर्ड कहलाती है। रिलेटिंग वर्ड, इसका मतलब ये सेंटेंस में क्या करती है, किसी भी दो शब्दों को रिलेट करती है, ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी आएगा। और जो प्रेपोजिशन होती है वो अपने बाद, बेटा ऐसे ही आप बाइलिंगुअल में लिखेंगे, अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है और ऐसे अपने आप में जुड़ जाती है। प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन अपने बाद बेटा अपना ऑब्जेक्ट लेती है और जुड़ जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेटा जब ये जुड़ जाती है तो ये जुड़ के हमेशा याद रखिएगा मेरे बच्चे, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, याद है पुत्र जी, सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है ये चीजें, ठीक है। चलिए, सेंटेंस में क्या करती है बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये प्रेपोजिशन देती है। और वो जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है बेटा, कभी भी याद रखिएगा, भाषा में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दो चीजें होती हैं, या तो एडवर्ब या एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा बातें जोड़ता है। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, जो नाउन या प्रोनाउन में एक्स्ट्रा बातें जोड़े। और एडवर्ब क्या होती है बेटा, जो एक्शन में एक्स्ट्रा बातें जोड़ती है। एक्शन में कैसे, एक्शन कब हुआ, एक्शन क्यों हुआ, एक्शन कहां हुआ, ठीक है, एक्शन कब हुआ, इस तरीके की बातें एडवर्ब जोड़ती हैं। तो अगर ये इस तरीके की बातें जोड़ेगा तो एडवर्ब बनेगा, अगर नाउन प्रोनाउन में कुछ जोड़ेगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव लिख दिया हमने खाली, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो जी, ये चीजें आपके यहां पर आ जाती है, डन। अब जरा इस बात को जो लिखा है इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो इसका मतलब याद रखिएगा, जब प्रेपोजिशन आएगी तो अपने आप में ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो बेटा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है ना। चलो इस बात को लिख के समझे, एक बार लिख के समझते हैं बेटा, इस बात को एक बार लिख के समझते हैं क्या लिखा है मैंने। तो इसे आप कॉपी कर लीजिए, अगली स्क्रीन पर मैं इसके एग्जाम्पल से लिखवाता हूं आपको।
डन। आइए बेटा इसकी अब एक्सप्लेनेशन को जरा समझते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखो बेटा पहला एग्जाम्पल, जब हम ये कहते हैं कि ही केम हियर, देखो बेटा केम क्या हुआ, वर्ब हुआ, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, ही हुआ। तो अब आपको यह बताना है मुझे हियर क्या है। देखो बेटा केम मतलब वर्ब है और ये वर्ब क्या दिखा रही है, एक्शन। हाँ तो वो आया था, कहां आया था, वेयर, हेयर, यहां आया था। तो ये हेयर क्या है बेटा, एडवर्ब है। मैंने कहा था ना जो भी एक्शन कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो देती है वो एडवर्ब होती है बेटा। जो एक्शन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो भी वर्ब की देती है या एक्शन की देती है तो उसे क्या कहते हैं, हम एडवर्ब कहते हैं। सो मेरे बच्चे, कई बच्चों को क्या लगा, सर ये तो ऑब्जेक्ट है। कई बच्चों को क्या लगा होगा, अरे सर हेयर तो ऑब्जेक्ट है। नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट वर्ब की एक्सप्लेनेशन होता है बेटा। खाया तो क्या खाया, जानते हो तो किसे जानते हो, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा पुत्र, जब आप लिखे नीचे, जब आप वर्ब और जो वर्ब एक्शन को जोड़े और उसके बाद आप क्या रिप्लाई दो, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, इस तरीके का आंसर आता है तो बेटा वो एडवर्ब होती है। तो ये सारी चीजें क्या बनती हैं, एडवर्ब। और बेटा जी जब आप वर्ब के बाद रिप्लाई मांगो व्हाट, खाया तो खाया क्या, मिले तो मिले किससे, ये होते हैं मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट, ठीक है। वेरी गुड। अगर मैंने लिखा था ही एट, हाँ ही एट 2 एप्पल्स, तो उसने बताओ ही एट व्हाट, क्या खाया था, एप्पल्स खाए थे, तो व्हाट का रिप्लाई है, अब ये ऑब्जेक्ट हुआ। खाया तो खाया क्या, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन होगा बेटा, जो व्हाट या whom का रिप्लाई बनेगा। याद आ गया कल की क्लास, याद आ गया कल की क्लास, जो व्हाट या whom का जो है रिप्लाई बनेगा। लेकिन अगर इन शब्दों का रिप्लाई बनेगा तो ये एक्शन की डिटेल होती है और वो एक्शन की डिटेल ऑब्जेक्ट नहीं, एडवर्ब कहलाती। आ गया बेटा, तो आपको यहां एक डिफरेंस ये आ गया समझ में। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा। मैंने लिखा बेटा शी, हाँ शी वेंट देयर, वो वहां गई थी। शी वेंट देयर, वो वहां गई थी। तो वेंट क्या होता है, एक्शन। एक बात बताओ बेटा, शी वेंट व्हाट, नहीं। शी वेंट होम, नहीं। शी वेंट वेयर, देयर। तो देयर क्या हुआ बेटा, एडवर्ब। देयर क्या हुआ, एडवर्ब। वेयर कहां गई थी, क्यों गई थी, कैसे गई थी, तो ये सब क्या है बेटा, एडवर्ब हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। डन है। अगर मैं ये बोल दूं बेटा अगला एग्जांपल, शी बॉट, ठीक है, शी बॉट सम बुक्स। अब बताओ शी बॉट व्हाट, सम बुक्स। क्या खरीदा था, किताबें खरीदी थी सर, ऑब्जेक्ट। अब पहचानना आ गया बेटा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब प्रेपोजिशन की बात को समझते हैं। जब प्रेपोजिशन की हम बात को समझेंगे बेटा, जब हम प्रेपोजिशन की बात को समझेंगे तो प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी। कैसे लेती है, देखो बेटा आपने लिखा ही केम हेयर, हाँ ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा लिखना हो बेटा, ही केम टू मी या ही केम टू आई, तो मैं कैसे लिखूंगा, ही केम टू मी या ही केम टू आई, बताओ। ही केम टू मी या ही केम टू आई, ही केम टू मी। तो बेटा आपने इसमें क्या देखा, टू हुआ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट अब वर्ब का नहीं होगा बेटा, ये ऑब्जेक्ट था वर्ब का। अब इसको हम वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये गया और ये आया, तो इसको कर दो बेटा डब्बा, इसको कर दो डब्बा। हाँ ये सेंटेंस में कैसी इंफॉर्मेशन होगी बेटा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अभी भी समझाया था ना, ये सेंटेंस में कैसी इंफॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। चलो
बेटा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसका काम करती है? भाषा में एक्स्ट्रा बकवासबाजी दो बंदे करते हैं बेटा, एडजेक्टिव एडवर्ब। भाषा में एक्स्ट्रा बकवासबाजी क्या करेंगे? दो बंदे करेंगे। ठीक है, तो कौन से दो बंदे होंगे बेटा? एक तो एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। अब वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की अगर हम बात करें तो हमने देखा बेटा ये केम क्या है? वर्ब। और ये किसका रिप्लाई बन रही है? ही केम हेयर टू मी। ही केम वेयर। बेटा ये एडजेक्टिव तो नहीं है, कोई नाउन में तो डिटेल ऐड नहीं कर रहा, किस में कर रहा है? वर्ब में कर रहा है। ही केम वेयर टू मी। कहां आया था वो? मेरे पास आया था। कहां आया था? मेरे पास आया था। तो ये प्रेपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट यानी कि वो प्रोनाउन मिलकर किसका काम कर रहे हैं? एडवर्ब का काम कर रहे हैं, है ना बेटा? एडवर्ब का काम कर रहे हैं, उसके आने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब बेटा वो एडजेक्टिव तो नहीं बना, क्या बना? एडवर्ब बना। तो हमने क्या देखा? ही केम टू मी। वेरी गुड। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखें बेटा। अगला एग्जांपल देखें छुटकू। अगला एग्जांपल है, ऊपर उठा देता हूं इसको। अगला एग्जांपल है, अगर मैं ये कहता हूं ही नोज, वो जानता है। ही नोज, वो जानता है। ही नोज द फादर ऑफ। ही नोज द फादर ऑफ दे, या ही नोज द फादर ऑफ देम। वो उनके पिता को जानता है ना बेटा? ही नोज द फादर ऑफ दे, ही नोज द फादर ऑफ देम। बताओ बेटा क्या आएगा? ही नोज द फादर ऑफ दे या ही नोज द फादर ऑफ देम। बताओ बेटा क्या आएगा? ला, 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 ला। तो क्या है, आपने देखा क्या? ऑफ। ऑफ क्या है बेटा? प्रेपोजिशन। उसके बाद दे, नहीं नहीं। देम, हाँ 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 हाँ। और ये इंफॉर्मेशन क्या होगी बेटा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया भाई। अब सोचो पाजी, अगर मैं कहता हूं तो छुटकू भाई ध्यान से देखिए, पप्पा क्या है? नाउन छे। और नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है? सर एडजेक्टिव होत रही हमरे यहां तो। मैंने बोला हमरे यहां भी एडजेक्टिव ही होती है भैया। तो कहा बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया सर। पप्पा हैं, उनके पप्पा हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई पप्पा जी की। तो बेटा ये बन गया ही नोज द फादर ऑफ देम। अरे भाई शिकारी आदमी हो तो। आ गया जी आसानी से समझ। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अब हमारे सामने पता है कंफ्यूजन क्या आती है? ठीक है, एक मिनट चेयर में ऊपर कर लो अपनी। देखो जी पुत्र, हमारे ए राम, ठीक है, हमारे साथ कंफ्यूजन ये आती है कि सर हमका कैसे मालूम पड़े कि ये प्रेपोजिशन छे कि नहीं छे? हमें कैसे पता चलेगा सर ये प्रेपोजिशन है या नहीं है? बेटा इसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी प्रेपोजिशन पढ़नी होंगी जो प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ प्रेपोजिशन मैं अभी आपको बताऊं। ठीक है, आ जाओ बेटा लिखें। देखो जी पाजी, स्टार लगाइएगा, इसी के नीचे स्टार लगाइएगा। ठीक है बेटा। बेटा विद क्या है? प्रेपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। टू क्या है? प्रेपोजिशन। विदाउट क्या है? प्रेपोजिशन। एक्सेप्ट क्या है? प्रेपोजिशन। बेटा एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? विदाउट ही होता है, सेम।
बेटा साथ, के, तक, के बिना, के बिना, मैंने बोला अलोंग विद, उसके साथ साथ, टुगेदर विद, एक साथ मिलकर, मतलब सेम मीनिंग देंगे बेटा ये। हाँ, अब बेटा कहा होत रही भैया, ये सारी प्रेपोजिशन है मेरे बच्चे, सारी प्रेपोजिशन है तो बहुत सारी, इन, इनटू, फ्रॉम, है ना, कितनी सारी आप आगे भी पढ़ोगे, इन, इनटू, फ्रॉम, बहुत सारी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन टॉपिक में पढ़ लेंगे यार, ठीक है। लेकिन ये यहां क्यों बता रहा हूं, एक बात को सीखना है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी चीज सिखाता हूं आपको। देखो जी क्या है, अगर मैंने बोला ही या हिम टुक, ठीक है, ही या हिम टुक some money from me या I, he या him took some या, ठीक है, मनी फ्रॉम मी या आई। प्रैक्टिस बैच के बारे में जिक्र करेंगे बेटा, जिक्र करेंगे। ही या हिम टुक सम मनी फ्रॉम मी या आई, क्या बोलोगे कि सर देखो ही आएगा, उसने कुछ पैसे लिए थे, फ्रॉम क्या बेटा, प्रेपोजिशन मी आएगा, बहुत आसान काम। चलो अब एक बात जो मुझे और सिखानी है इसमें, अगर मैं आपको ये कहूं बेटा ही विद दे, ठीक है, ही विद दे या देम, इज या आर कमिंग हेयर, ही विद दे या देम, इज या आर कमिंग हेयर। सोचो बेटा, अब आपने क्या देखा, सर विद तो प्रेपोजिशन होती है, मैंने बोला वेरी गुड बेटा, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, तो दे नहीं क्या आया, देम। और जो ये इंफॉर्मेशन बनती है, ये मेन या एक्स्ट्रा, आपने बोला सर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बनती है, वेरी गुड। और अगर ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो मेन सब्जेक्ट हुआ, अगर ये मेन सब्जेक्ट हुआ तो यहां पर इज आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्ट है, हाँ, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता, तो घुंगरू बाबू ये हुआ हमारा मेन सब्जेक्ट, तो इज ही ना आएगा। अब कई बार बच्चा बोलता है सर इतना आदमी आ रहा है, इज काहे ना आएगा, आर लगा दीजिए तनिक, मतलब काहे लगा दे बे यार, कहता ही भी आ रहा है, उसके साथ लोंडा लोग भी हैं, तो आर नहीं ना आएगा, हमें लगता है इससे आएगा मेरे बच्चे, एडजेक्टिव छे, टेक्निकली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखेंगे छोटू भाई। तो देखो एक तीर से अपन लोग ने दो शिकार कर डाले, दो शिकार, एक यहां और एक यहां। पीएनजी दे दे क्लास की, जो बच्चा नोट्स भी ना बना पाए इंग्लिश के, लालच है ऐसी जिंदगी पे, पेपर क्या निकालोगे तुम, पेपर नहीं ना निकलेगा मेरे बच्चे, ये तो खुद से नोट्स बनाने मेरे बच्चे। पीएनजी मैथ्स में चलती है, रीजनिंग में चलती है, जीएस में चलती है, इंग्लिश में जयदीप सर कभी पीएनजी नहीं देते, क्यों नहीं देते, ताकि आप अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे बेटा, कभी भी सोचिए आप रिवीजन करोगे अपने नोट्स से, अपने हाथ का लिखा हुआ याद रहता है दिमाग में यार। फिर ऐसे तो मैं भी फिर अंडरलाइन अंडरलाइन कर करके पढ़ा दूंगा, अंडर दे अंडरलाइन, दे अंडरलाइन। फिर ये ब्रो, ये ठीक कह रहे हो। चलो एक और बार देखो बेटा, फिर से कोशिश कीजिए। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा टेस्ट ले लो,
अब ये तुम्हारा टेस्ट है, देखते हैं भाई साहब कौन आंसर करता है। मैंने बोला शी, हाँ, अलोंग विद ही या हिम इज या आर कमिंग हेयर, लिखो। और जिसने गलत आंसर दिया अभी एड्रेस निकाल के मैं घर आ रहा हूं डंडा लेके। आंसर करो इसका। आंसर कर दो मेरे भाई, कर दो आंसर यार, कर दो। जी राजू भाई, क्या बनवाया आज? खिचड़ी बनवाई है। अच्छी वाली बनाई है कि बुरे वाली बनाई? अच्छे वाली बनाई। बस अभी बच्चों का ये छूट जाएगा बैच, इसके बाद खाते हैं। आ जाओ बेटा। ठीक है, सबका करेक्ट है। देखो बेटा, यहां आएगा हिम, अलोंग विद है, प्रेपोजिशन है पाजी, और अलोंग विद बेटा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो गई, तो मेन साहब मेन सब्जेक्ट हुई, तो क्या आ गया? इज आ गया ये ब्रो। ठीक है, चलो जी। आहा, धमकी देने के बाद सही आंसर देते हो तुम। ठीक है, तो बेटा ये प्रेपोजिशन का रोल खत्म हो गया। लेकिन एक दो चीजें हैं जिनको आपको सीखना है। एक मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा एक नोट बना के लिखेगा। देखो बेटा, एक होता है एंड। छुटको जो एंड होता है ना, वो कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन किसी का सगा नहीं हुआ। सब्जेक्ट सब्जेक्ट को जोड़ देगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन बेटा एक होता है एंड नॉट। आपको पता है एंड नॉट प्रेपोजिशन होती है। एंड नॉट का मतलब होता है और मैं नहीं, और मैं नहीं, या और वो नहीं, मतलब और नहीं। ठीक है, ऐसा मीनिंग देता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये प्रेपोजिशन होता है। जैसे बेटा अगर मैं बोल रहा हूं ही या हिम एंड शी या हर, शी या हर विल गो देयर, तो जब मैं आपके सामने ये एग्जाम्पल लिखूंगा तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान सा काम है, हम क्या करेंगे, यहां ही ले लेंगे और यहां शी ले लेंगे, क्योंकि ये एंड कंजंक्शन है। लेकिन यहां तो होगा सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा सर। वेरी गुड। और अगर मैं बोल दूं बेटा आई मेट, हाँ आई मेट ही एंड शी, मैं और ही और शी से मिला था। अब आप बोलोगे नहीं सर, वर्ब है, ऑब्जेक्ट आएगा, यहां हिम कर दो यहां हर। तो मैंने कहा बेटा एंड का कोई लेना देना नहीं। नहीं सर, ये कंजंक्शन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जोड़ेगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ेगा, इसका अपना कोई लेना देना नहीं है बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बेटा एंड नोट क्या होता है? प्रेपोजिशन। जैसे मैंने ये बोला बेटा शी एंड नॉट, एंड नॉट आई या एंड नॉट मी, ठीक है, हैज या हैव डन दैट वर्क। सो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनो बेटा। शी ने वो काम किया है, मतलब मैंने नहीं किया है। वो काम किसने किया है? शी ने वो काम किया है, मतलब मैंने वो काम नहीं किया है। ठीक है, तो काम अगर शी ने किया है मैंने नहीं किया है, तो दोनों बातों को बड़े ध्यान से समझने की जरा कोशिश करो। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? तो आपने बोला सर शी एंड नॉट, नॉट एंड नॉट एंड नॉट प्रपोजिशन छे बिटवा। प्रेपोजिशन है तो क्या आया? मी आया, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हुआ। शी के हिसाब से क्या है बेटा? हैज आया। गजब, वेरी गुड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो और का मीनिंग देता है। शी मैं नहीं, और मैं नहीं, एंड नॉट मी हैज डन दैट वर्क। चलिए, तो एंड और एंड नॉट का मीनिंग समझ में आ गया बेटा प्रेपोजिशन में।
अरे दीवानो बुम बुम, प्रेपोजिशन पहचानो बुम बुम, कहाँ से आई, ये है कौन। ठीक है जी। आओ बेटा, एक लास्ट प्रेपोजिशन, इसको आ जाओ, घेर लो इसको, घेर लो। तुम दाएं तय आओ, मैं बाएं से जाता हूं। और वो है मेरे दोस्त बिटवीन। बेटा बिटवीन प्रेपोजिशन होती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। सपोज ये सिंगुलर ऑब्जेक्ट हुआ, फिर क्या है बेटा, एंड आ गया, फिर से अपने आप में ऑब्जेक्ट आ गया, ये भी सिंगुलर हो गया क्योंकि दो के लिए बिटवीन आत रही भैया जी। वेरी गुड। या मेरे बच्चे, तो यहां पर बिटवीन क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है कि नहीं। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये भी आपने हैशटैग लगा के कॉपी कर लेना है, समझे बेटा, खुद से। ठीक है, खुद से जब आप अपने असाइनमेंट बनाते हैं, खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, तो पता चला कितना आसान होता है वो, कितनी हेल्प करेंगे बेटा रिवीजन में। अगर मैं ये लिखूं छुटकू, देयर इज नो डिस्प्यूट, हाँ, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, ठीक है, शी एंड ही, तो मुझे बताइए बेटा ये चीज गलत हुई या सही हुई। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन शी एंड ही, बता दो, ओ भाई बता दो। आपने बोला सर बिटवीन हुआ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो हर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो हिम आएगा, तो ये बन गया देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हर एंड हिम, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन हर एंड हिम, ये बन गया बेटा, ये समझ रहे हो। ठीक है, या देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम, देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन दे तो नहीं लिखोगे बेटा, देम लिखोगे। चलो अब पुत्र जी, ये बहुत प्यारी प्यारी बातें आज आपने सीख ली। अब मुझे आप कल की क्लास में याद दिलाओगे, अपने पुत्र को ये सिखाऊंगा मैं, यूज ऑफ देयर। तो मुझे कल की क्लास याद दिलाओगे, यहां से चालू होगी। ये देयर क्या है सर, इसका कल जिक्र हम करेंगे, और फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे जो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक है, जो कंपैरिजन कॉन्सेप्ट था हमारा, तो बहुत ही आसानी से हम इन सब चीजों को बड़े प्यार प्रेम से कर जाएंगे बेटा। तो अब मुलाकात हम करेंगे कल, और बहुत ही अच्छे बच्चों की तरह आप इन सब चीजों को रिवाइज करके मुझे कल मिलेंगे। हाँ हाँ परफेक्ट, ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। और दूसरा बेटा, जिस उमंग और उत्साह के साथ हम बढ़ रहे थे आगे, उसी उमंग और उत्साह के साथ हम फिर बढ़ेंगे रात को। मेरे पुत्र, रात को हर एक बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, मुझे 7:30 बजे मिलेगा, ठीक है, वोकैब की क्लास में, उसी जुनून के साथ। मेरे बच्चे, पता है आपका यही जुनून है कि मैंने एक कदम और उठाया है, मैंने एक कदम और उठाया है, और वो कदम मैंने ये उठाया है कि मैं, आपको पता है सीजीएल जो आपका प्री है उसका रिजल्ट आया है कल, बहुत बहुत, ठीक है, जो है बच्चों ने स्कोर किया है 114 पॉइंट समथिंग की वो कट ऑफ गई है, तो बहुत अच्छों ने बच्चों ने स्कोर किया है, और 3,60,000 के करीब बच्चा क्वालिफाई हुआ। तो उन बच्चों के लिए मैं अब आने वाले 20 दिन जो करीब करीब बचे हैं आपके पेपर से पहले, उसमें मैं, ठीक है, उसमें मैं एक काम और कराने वाला हूं, ठीक है, एक काम और कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं, आज से ही बेटा, आज से ही, कल यानी कि मंडे, मेरे बच्चे मंडे, मंडे टू फ्राइडे बैच है ना, आज से ही मैं यूट्यूब पर रात को 10 बजे, रात 10 बजे एक कहानी और चालू करूंगा। रात को 10 बजे मैं एक कहानी और चालू करूंगा। मैं मेंस के लिए प्रैक्टिस सेशंस लिया करूंगा, प्रैक्टिस सेशंस आपके चालू हो जाएंगे मेंस के लिए आज से ही, आज रात 10 बजे। इसका मतलब मेरे बच्चे, अब से आपका जो यूट्यूब का भी शेड्यूल है वो बदल रहा है। मतलब 7:30 बजे जो हमारी वोकैब की क्लास होती है वो तो हो गई होगी, फिर रात के 10 बजे मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा आपके प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेशन में रात के 10 बजे मैं मिलूंगा, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल मेंस वाले स्टूडेंट के लिए होगा, या वो स्टूडेंट जिनको सीजीएल मेंस आगे तुम्हें भी देना है तो आप भी पढ़ सकते हो। उसमें बेटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, या मन हुआ प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, ठीक है, पैराजंबल्स प्रैक्टिस करा दिए, प्रीवियस ईयर के आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस करा दिए, कुछ भी इस तरीके की चीजें मैं वहां पर कराऊंगा। ठीक है, वेरी गुड।
तो बेटा अब आप बोलोगे क्या सर इस सेशन को हम भी अटेंड कर सकते हैं? बेटा जरूर करिए और उल्टा मजा आएगा आपको। बेटा भेड़ियों के साथ रहोगे भेड़ियों बनोगे, गीदड़ के साथ रहोगे गीदड़ बन के रह जाओगे, भेड़ियों से लड़ोगे भेड़िए बन के पैदा होगे। क्यों? आप अपने सीनियर्स के साथ प्रैक्टिस करोगे, आप अपने सीनियर्स के साथ रहोगे, जो बच्चे सीरियस हैं आप उनसे और ज्यादा सीरियस हो जाओगे बेटा। मैं हमेशा ये कहता हूं। क्यों? क्योंकि सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, बट मैंने हमेशा ये कहा बेटा प्रैक्टिस के लिए सारे प्रीवियस ईयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली सीजीएल के नहीं सबके प्रीवियस ईयर कर लिया करो, ठीक है। हाँ, तो इसमें सीजीएल मेंस में लिखने का मतलब ये नहीं है कि बेटा वो खाली सीजीएल मेंस के लिए, बाकी बच्चों अच्छा ये इंग्लिश तुम्हारे काम नहीं आएगी बेटा। मैं अगर सीजीएल मेंस में आया हुआ पैराजंबल करा रहा हूं, या मैं सीजीएल मेंस में आया हुआ आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट करा रहा हूं, क्या वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके काम नहीं आएगा? अरे मेरे बच्चे इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगी, इंग्लिश थोड़ी ना बदलेगी, इंग्लिश तो इंग्लिश ही रहेगी, इंग्लिश थोड़ी ना बदल जाएगी। तो ये चीज याद रखिएगा। तो 9 से 10 होगी प्रैक्टिस, ये जो 9 से 10 लेंगे राकेश सर मैथ्स की, और 10 बजे से मैं चालू कर दूंगा ये प्रैक्टिस सेशन। और एक और मैं क्लास लूंगा, ठीक है, 8:15 से 9 भी, वो भी सीजीएल मेंस की रहेगी, मतलब 2-2 क्लास में लूंगा। ये ध्यान रखना। तो बेटा चीजों को बड़े ध्यान से, क्योंकि हाँ देखो कितनी अच्छी लाइन में हमेशा कहता हूं, अच्छा लिख रहा, मैं हमेशा कहता हूं प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं। जिस मूर्ख ने प्रैक्टिस का अंत मान लिया वो फेल हुआ है या अच्छी रैंक नहीं आई है। प्रैक्टिस का कोई अंत है बेटा? अच्छा अंत सिलेबस का होता है ना छुटकू। बच्चे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन खत्म होगा, क्या प्रोनाउन की कोई प्रैक्टिस का अंत है? नहीं। तो ढेर सारी करो, जम के करो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है, तो बेटा जम के करो। मैं सुबह 9:30 बजे लगता हूं, रात के 11-12 बज जाएगा मेरे को। मैं तो नहीं मरा मेहनत से, मेहनत करने से कोई नहीं मरता बेटा, सब कामयाब होते हैं। तो आज से ही क्लास है, आज रात को 7:30 बजे और 10 बजे मिलेंगे। तो 7:30 बजे वो कैब पर हर एक बच्चा मुझे जी जान से, ये तो बात हम 7:30 बजे भी कर लेंगे, 7:30 बजे हर एक बच्चा मुझे जी जान से मिलेगा। दूसरा 7:30 बजे, अब 1-2 दिन से मैं पीडीएफ में लेट हो रहा था तो लेट चालू हो रही थी बेटा, आज से आराम से अपना, ठीक है ना, टाइम पे चालू होगी क्लास 7:30 बजे, अपना आप आ जाइएगा, ठीक है सर। तो 7, 7:30 या 7:35 मैक्सिमम होगा, ठीक है, लेट नहीं करेंगे, 7:30 बजे आप आ जाया करना। डन। तो कोई भी बच्चा लेट ना दिखे और दिन में अपना लड़के तैयार। मैं ये चाहता हूं बेटा जो भी बच्चा मेरे से पढ़ के जाए ना वो खुश हो कि भाई जयदीप सर ने जरा से भी कमी नहीं छोड़ी, ना तो सिलेबस में कमी छोड़ी, ना प्रैक्टिस में कमी छोड़ी। और मेरे बच्चे, मुझे तो दुआएं उन स्टूडेंट की भी चाहिए जो सिलेबस करके मेरे से पूरा करके भी घर बैठे हैं, जिनका मेरे से सिलेबस पूरा हो गया है, उनको टीचर का चेहरा दिखता नहीं है, मोटिवेशन मिलता नहीं है, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, कम प्रैक्टिस करते हैं। उनको भी, उनके लिए भी जो फर्ज बनते हैं ये वो भी निभा रहा हूं मैं। तो भाई साहब, तो यूट्यूब पर जमकर उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, वो सबके काम आएगी बेटा। प्रीवियस ईयर करना है, किसी दिन मन करेगा एमटीएस उठा लेंगे, सीएचएसएल उठा लेंगे, ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस वगैरह वो चलाते रहेंगे, ठीक है। सो ये दिमाग रखिएगा। तो कल यानी कि बेटा मंडे को अब हम आपको मिलेंगे इस बैच में जो हमारा मेन बैच है, और आज रात को हम मुलाकात करेंगे पुत्र जी 7:30 बजे। सारा बच्चा उसी उमंग और उत्साह के साथ मिलेगा मुझे, ये चीज इसलिए कभी मैं देखो, वो कैब का फ्री बैच है बट मैं फ्री लेके नहीं चलता बेटा उसको, मैं उसमें इतना ही सीरियस रहता हूं जितना आपके इस बैच में रहता हूं। और वो कैब के बैच में तो उल्टा कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा आपको हंसी मजाक करके मैं पढ़ा पाऊं, ज्यादा से ज्यादा हंसी मजाक करके मैं पढ़ा पाऊं, ठीक है। चलो तो 7:30 बजे मिलते हैं बेटा, और बहुत अच्छे तरीके से वो कैब को करते हैं। डन। चलो जी, बाय बाय।